अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। नॉर्मली तो ये हुआ करता था कि 9-10 मुहर्रम हो तो आप आमतौर पर कोई ख़बरें करना भी चाहें तो आपको कुछ मिलता ही नहीं था, कोई एक्टिविटी उस तरह से होती नहीं थी। लेकिन अब ये सूरत हाल हो चुकी है वतन अज़ीज़ की कि रमज़ान हो, हज के मुक़द्दस दिन हो, मुहर्रम का मौका हो या फिर ईद शब रात हो, कोई भी मौका हो, हर वक्त नित नई चालाकियाँ, अय्यारियाँ, साजिशें और जुल्म व सितम का सिलसिला जारी रहता है और इस तरीके से हमें हर रोज़ ही कुछ ना कुछ डिस्कस करने को मिल जाता है। तो बजाय इसके कि हम इस वक्त कोई और बात करें, मुहर्रम की बात करें, यहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि हम वही घिसी पिटी सियासत और उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो बात करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आज के दिन भी ख़बरों की बहुतात है और कल रात हमने देखा कि एक सामने तफसील आई जिसमें ये बताया गया कि एक नया खेल रचाने की कोशिश की जा रही है और ख़ास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया है उसने बुरी तरह हुकूमत को मफलूज भी किया है और एक तरह से बिल्कुल हवास बाख्ता कर दिया, जिसके लिए नित नए ड्रामे इनके हर रोज़ हम देख रहे हैं। एक ड्रामा तो आपने वो देखा जो था तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में नज़र आया। अब जी पाबंदी लगाएंगे, आर्टिकल 6 लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और दूसरी तरफ अब अदालती सतह पर भी एक नया खेल खेलने की कोशिश जारी है जिसकी यकीनन आपको भी खबर मिल चुकी होगी। ये तय किया गया है कि जी 4 एडहॉक जजेस लगा दिए जाएं और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अब माइनॉरिटी में हैं और उनके ज़्यादातर जो साथी जजेस हैं वो उनके साथ इत्तेफाक नहीं रखते, तो उनकी तादाद को किसी तरह से मैनेज किया जाए ताकि बहुत से आगे जो अहम मामलात आने वाले हैं उसमें काजी फायज़ ईसा साहब को उनकी हिमायत हासिल रहे और इसके साथ साथ फिर से कोशिश की जा सके इस मामले पर कि काजी साहब को ही आगे आईनी तरमीम करके किसी तरह एक्सटेंशन भी दी जा सके। वो तो अभी शायद होता मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन जो एक दो चीज़ें करने की ये कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। बहरहाल 4 एडहॉक जजेस के लिए जो नाम सामने आए उसने खुद ही बता दिया कि इनका मकसद क्या है। इसमें नाम सामने आए जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का, जस्टिस मुशीर आलम साहब का, जस्टिस मकबूल बाकर साहब का और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब का। ये चारों जजेस जो अपने ओहदों से सुबुकदोश हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, इनको इसलिए तजवीज़ किया गया कि ये कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ केसेस में अगर आप इनकी हिस्ट्री चेक करें तो पता ये चलता है कि ये काजी साहब के साथ इत्तफाक़ राय करते हुए नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर जो जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं ये तो बिल्कुल चीफ़ जस्टिस साहब के बेस्ट फ्रेंड आप कह लें और बिल्कुल उनसे हर मामले में उनके साथ हाथ में हाथ नज़र आते थे। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और ये बाकी तीनों जजेस जो हैं इनको एडहॉक जज लगाने का जो ही एक प्रपोज़ल सामने आया उसमें ये भी बता दिया गया कि 19 जुलाई को जुडिशल कमीशन का एक इजलास होगा और इस इजलास में फिर इसकी फ़ाइनल मंजूरी दी जाएगी। अब सबसे पहले ये आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि ये चारों जजेस जो हैं इसके बारे में, इनको तैनात करने के बारे में क्या काजी फायज़ ईसा साहब इस अमल को पूरा कर सकेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये चीज़ है कि ये जजेस खुद ही इनकार कर दें और फिर हमने आज सुबह देखा कि ये खबरें आई कि 2 जज साहिबान जिनमें जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकर शामिल हैं, इन दोनों ने माजरत कर ली है और बताया है कि जी हम बाकायदा तौर पर यानी इन्फॉर्म कर दिया कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल के बारे में ये खबर आई कि उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है। तो फ़िलहाल तो इनकी तादाद 2 है, लेकिन अगर 2 और कोई और भी लाए जा सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ 4 ही मुमकिन थे और बाकी लोग नहीं थे। तो हो सकता है कि जिन 2 लोगों ने माजरत की है उनकी जगह कोई 2 नए नाम और काजी साहब सजेस्ट कर दें। तो बहरहाल फ़िलहाल ये 4 हैं या 2 हैं, जितने भी हैं इनको काजी साहब एडजस्ट कर सकेंगे या नहीं। जुडिशल कमीशन की अगर हम तश्कील देखें तो उसके मुताबिक काजी साहब को फ़िल वक्त बज़ाहिर अक्सरियत नज़र आती है, क्योंकि काजी साहब के साथ इस जुडिशल कमीशन में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान भी मौजूद हैं, वो भी काजी साहब के हम ख्याल जज हैं। अटॉर्नी जनरल भी काजी साहब के हक़ में राय देंगे। वज़ीर क़ानून है आज़म नज़ीर तारड़, वो भी काजी साहब के ही हक़ में राय देंगे। बाकी 2-3 जजेस ऐसे ज़रूर हैं कि जो
अभी मेरा ख्याल है कि वो सरप्राइज़ भी कर सकते हैं, जबकि 2-3 जजेस ऐसे हैं कि जो शायद इसकी मुखालफत में जाएंगे, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी जुडिशल कमीशन में शामिल हैं, वो भी बज़ाहिर इसकी मुखालफत में जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह भी बज़ाहिर इसकी मुखालफत में जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि अख्तर हुसैन साहब भी जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, उनकी क्या राय होती है देखना इंपॉर्टेंट होगा। 1-2 और भी जजेस हैं। तो कुल मिला के बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि काजी साहब के पास अक्सरियत है और वो इन जजेस को या कोई भी इनकी अगर रिप्लेसमेंट में भी 2 और जजेस आते हैं तो उनको भी लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि क्या वाकई जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान काजी साहब के हक़ में वोट करेंगे, क्योंकि जब मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर भी हेयरिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त भी बज़ाहिर सबकी राय ये थी कि काजी साहब को अक्सरियत हासिल है। लेकिन फिर हमने देखा कि काजी साहब को शिकस्त हुई और सिर्फ ये नहीं कि कोई एक आध वोट से, बल्कि 8 जो जजेस थे वो मेजॉरिटी में नज़र आए। तो इस तरह से अगर जजेस अपनी राय बदल लें तो फिर आप कुछ कह भी नहीं सकते। तो बज़ाहिर जुडिशल कमीशन में लग रहा है कि काजी साहब के पास अक्सरियत है, लेकिन हतमी फ़ैसला तो तभी होगा जब इसके ऊपर इजलास में बात होगी और जब लोग उसके ऊपर वोट करेंगे। अब आ जाते हैं कि जी इसका मकसद क्या है, क्योंकि जैसे ये खबर आई तो फिर काफ़ी हलचल मच गई और इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई कि इसका मकसद क्या है। कुछ लोगों को ये लगा कि शायद चूँकि अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर नज़रसानी की अपील दायर हो चुकी है, तो जो मौजूद जजेज़ हैं वो तो अपनी राय दे चुके हैं कि उसमें तो काजी साहब कामयाब नहीं हुए, तो हो सकता है कि ये रिटायर्ड जजेज़ लाने का मकसद ये हो कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर फ़ैसला अपने हक़ में ले लिया जाए। इसका इम्कान तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर हम कानूनी पहलू पे बात करें तो कानून में तो ये लिखा है कि जिसने असल बेंच ने जिसने भी कोई अपील सुनी है उसी को नज़रसानी रिव्यू पिटिशन भी सुनना होती है, यानी आप बेंच तब्दील नहीं करते। तो अगर ये एक लार्जर बेंच ने सुना है तो वही बेंच जो है आपका रिव्यू पिटिशन करे। लेकिन ये एक और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चूँकि ये अब 13 पहले लोग थे तो उनकी तरफ से एक फुल कोर्ट था, लेकिन अब फुल कोर्ट में जजेस की तादाद अगर बढ़ जाएगी तो उस सूरत में हुकूमत ये एक्स्ट्रा दरख्वास्त कर सकती है कि जनाब अब जो फुल कोर्ट है वही इस मामले को सुने। तो ये कानून की तरफ जाएं तो कुछ और है, लेकिन अगर कोई इसमें हम देखें वैसे कौन सा हर कानून पे अमल हो रहा है, तो इसलिए कोई साजिश के ज़रिए कोई तरीक़ाकार के ज़रिए अगर उसमें कोई निकालना चाहे रास्ता तो फिर हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला तब्दील करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट मकसद नज़र आता है वो ये है कि जो आगे कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं, जैसे कि अब ये पीटीआई पे बैन का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। तो उस सूरत में भी कोशिश ये है कि हम ख्याल जो काजी साहब के जजेस हैं उनको बिठाया जाए ताकि काजी साहब हर केस के मामले में इस तरह नाकाम ना हो, बल्कि उन्हें अक्सरियत मिल सके। तो इसलिए भी हम ख्याल जजेस को, रिटायर्ड जजेस को लाने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा जो इसमें अहम मामला है वो फिर वही आ जाता है कि जो अहम अभी ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन की कुछ दिन पहले बाज़गश्त हो रही थी कि उसकी पिटिशन लगेगी, या रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल जज बनाने के ऊपर जो मामला साजी है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि आगे भी जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट होंगी हुकूमत की, अगर उन्हें ये खदशा है कि ये रिजेक्ट होंगी तो वो भी आगे सुप्रीम कोर्ट में ही मामला आएंगे इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस के। तो हर जगह पे उन्हें सुप्रीम कोर्ट की बहरहाल ज़रूरत होगी। तो इनकी कोशिश ये है कि ये जजेस वहाँ पर मौजूद हों जिनको ये अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकें। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये जजेस अगर तैनात होते हैं, बज़ाहिर तो ये एड हॉक जजेस कहलाते हैं, लेकिन ये उसी तरह पावरफुल होते हैं जैसे कोई भी बाकी जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सिटिंग जजेस पावरफुल होते हैं। इनके पास वही इख्तियारात, वही मराहत भी होती हैं और इनका टेन्योर 3 साल का होता है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये पूरी कोशिश कर लेगी कि अगले 3 साल के लिए ऐसे जजेस मौजूद हों सुप्रीम कोर्ट में जो किसी भी तरह उसको किसी मौके के ऊपर भी परेशान ना करें और हर फैसला उनके हक में देते जाएं। तो इस पूरे प्रोसेस में बदनीयती तो बहुत ही वाज़ेह है और बड़ा क्लियर है कि काजी साहब कैसे एक बाकायदा ना सिर्फ पोजीशन तो वो बहुत अरसे से लिए हुए हैं, अब तो एक्सपोज भी उस पोजीशन को कर चुके हैं, क्योंकि ये बिल्कुल किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं नज़र आ रहा कि इस मौके के ऊपर आप इस तरह के जजेस लेके आ रहे हैं और जिनके बारे में सबको पता है कि वो इस हुकूमत या काजी साहब के किसी न किसी तरह से क्लोज लोग रहे हैं और उन्हीं के हक़ में फ़ैसले देते रहे। तो अब ये सारी गेम जो है सामने आ चुकी है, लेकिन अब 2 जजेस ने माजरत कर ली है। एक प्रेशर है, एक माहौल है मुल्क में जिसकी वजह से हर लोग इस बात को समझते हैं कि
इस हुकूमत या इसके किसी भी सहूलतकार के साथ खड़े होना इस वक्त पूरे अवाम को अपने ख़िलाफ़ करने के मुतरादिफ है। तो इसलिए लोगों के ऊपर इस चीज़ का एक प्रेशर तो आता है, और कुछ लोग ज़ाहिर है बाज़ अमीर भी हो सकते हैं जो वैसे भी समझते हों कि भाई हमें इस सारे गंद गलाजत में पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो हर किसी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि अब ये जो सारी कहानी है खुल के सामने आ चुकी है। लेट्स सी कि इसके ऊपर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अब आ जाते हैं जी इस चीज़ के ऊपर कि हुकूमत कितनी ज़्यादा खुल के इस सारे मामले को कितना सीरियसली क्यों ले रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि राना सनाउल्लाह साहब कल ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि जनाब माइट इज़ राइट होता है, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। ये पहले भी इस टाइप की स्टेटमेंट दे चुके हैं, और वो कहते हैं कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसमें कोई ऐसी अब बात नहीं रह गई कि क्या सही है क्या गलत है, बस जिसका जो बन पड़े फिर वो करे। तो इस तरह के स्टेटमेंट नून की तरफ से आ रहे हैं और टॉप लीडरशिप के आ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, और ये वज़ीर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो इल्ज़ामात पीटीआई पर लगाते हैं, बेसिकली वो तमाम चीज़ें इनके ऊपर सादिक आती हैं। ये उनको पीटीआई वालों को कहते हैं कि ये फाशिस्ट हैं, तो फाशिस्ट तो इस तरह की बातें करते हैं जो ये कर रहे हैं इस वक्त, कि या हम नहीं या आप नहीं। फिर ये कहते हैं कि जी ये इंतशार फैलाते हैं, तो इंतशार तो हर रोज़ ये फैलाते हैं। जिस जमात को ये कहते हैं कि इंतशारी जमात है, अगर आप उसके सूबे की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर तो कोई अदलिया और हुकूमत की लड़ाई नहीं चल रही। कोई फ़ैसला ख़िलाफ़ भी आए तो कोई हम नहीं देख रहे कि उसके लिए नई तरमीम और कानून साजियाँ शुरू हो जाएँ या जजेस को तंग करना शुरू कर दें वो लोग। तो अभी ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने ख़िलाफ़ दिया था पीटीआई के, लेकिन ऐसा तो नहीं हो गया था कि वो पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़े हों। तो इसी तरीके से आप देखें कि उस जमात को जिसको ये फाशिस्ट कहते हैं, इंतशारी कहते हैं, उस सूबे में हर कोई पार्टी, कोई भी मुखालिफ पार्टी है, ख़ुद पीटीआई है, हर कोई आके मज़े से जल से जुलूस भी करता है, रैलियां भी निकालता है, और भरपूर अंदाज से अपना इजहार राय को इस्तेमाल भी कर रहा है। कोई अपोजिशन के घरों पर छापे नहीं पड़ रहे, कोई अपोजिशन के लोगों को पकड़ा नहीं हुआ, जेलों में नहीं डाला हुआ जाली झूठे मुकदमात में। तो फाशिस्ट लोग ऐसे काम करते हैं ना, तो वो तो नहीं कर रहे। ऐसे काम कौन कर रहा है? वो तो आप कर रहे हैं। वहाँ तो हम देख रहे हैं कि सेहत कार्ड है जो कि लोगों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है। वहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि लंगर खाने चलते हैं। वहाँ तो हम देख रहे हैं पनाहगाहें बनी हुई हैं। वहाँ तो हम देख रहे हैं कि वो डैम्स बनाने जा रहे हैं, बिजली घर बनाने जा रहे हैं कि लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। और यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं कि हर रोज़ पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, ये हो रहा है। उसके साथ अपोजिशन के घरों पर छापे, हर रोज़ की गिरफ्तारियाँ, हर रोज़ के जाली झूठे बोगस मुकदमात, उसके साथ साथ हर रोज़ के हिजान खेज़ किस्म के स्टेटमेंट्स, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हर वक्त अदलिया के ऊपर चढ़ाई, गालम गलोच, बदतमीज़ी, और सिर्फ निचले लेवल तक नहीं, वज़रा के लेवल तक। और न सिर्फ जजेस बल्कि जजेस की फैमिलीज़ के ऊपर बदतमीज़ी, गालम गलोच, तनकीद, और फिर उससे बढ़कर नए नए रेफरेंसेस लाए जा रहे हैं ताकि उनको दबाव में लाया जा सके। तो ये सूरत हाल इस सारी हुकूमत की है, PMLN की हुकूमत की, जिसको ये पीटीआई वालों को ये इंतशारी कह रहे हैं, और हालत इनकी अपनी ये है। इनसे बड़ा इंतशारी और फसादी फिर कौन होगा? इनसे बड़ा फस्तायत का मुजाहरा और कौन कर रहा है इस वक्त? और ये दूसरे को कह रहे हैं। तो पाबंदी अगर किसी पे लगनी चाहिए तो फिर तो इन पे लगनी चाहिए, जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं आकर इसमें, और अलल ऐलान कर रहे हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, कर लो फिर कुछ हमारा, क्योंकि हम तो माइट इज़ राइट हैं। ये सूरत हाल है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि जी ओवरसीज़ के ऊपर भी हम हाथ डालेंगे, उनके हम पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे जी जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। तो भाई आप ओवरसीज़ की ताकत तो अभी देख चुके हैं। अगलों ने कांग्रेस से आपके लिए करारदाद मंजूर करवा दी जो कभी हम नहीं देख रहे थे इतनी बड़ी मेजॉरिटी में हुआ हो। और UN वर्किंग ग्रुप की आप इजलास के वो देख लें। अब हम ये भी सुन रहे हैं इवन के जो बरतानिया की वो है पार्लियामेंट है, वहाँ से भी कुछ ऐसा मामला सामने आ सकता है। तो ये ओवरसीज़ की ताकत है जिनसे आप लड़ने जा रहे हैं। और ये तो एक तरफ है। मैं कहती हूँ आप ओवरसीज़ के पासपोर्ट ब्लॉक करें, अगर वो अपने रेमिटेंसेस ब्लॉक कर दें, मुंह के बल अगले दिन आपकी मईशत गिरी होगी। जो सारा इस वक्त आपके पास सहारा है, जिसके ऊपर आप थोड़ा बहुत तिल मिला रहे हैं, उछल कूद दिखा रहे हैं, अपनी ये सारी बदमाशी दिखा रहे हैं, ये किसके पैसे हैं? ये ओवरसीज़ के रेमिटेंसेस के ऊपर डॉलर्स जो चंद आए हुए हैं, इसके ऊपर आपने ये तमाशा लगा रखा है। 1 महीना उन्होंने बंद कर दी अपनी रेमिटेंसेस, घुटनों के बल आप उनके पाँव छू रहे होंगे कि माफ़ कर दो हमें, और तड़ियाँ इनसे लगवा लो जितनी मर्जी। ये इस कदर बेवकूफ़ लोग हैं कि जितनी पावर्स हैं पाकिस्तान की, जो आगे पाकिस्तान का फ्यूचर है, उनके साथ ये लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उनको बुरा भला कह के अपने ख़िलाफ़ करते हैं, और वो ख़िलाफ़ हो चुके हैं। वो कौन कौन सी ताकतें? वो ताकत है आपकी यूथ जो 4-5 करोड़ है,
उसको ये गाली देते हैं, वो इनके ख़िलाफ़ हुए पड़े हैं। वो है पाकिस्तान का फ्यूचर। उसके बाद ये कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट। सोशल मीडिया आगे पाकिस्तान का फ्यूचर है। क्यों? सारा आपका जो आईटी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान इससे मुंसलिक है। इससे ये लोग खाइफ हैं, उसको बंद करने के दर पे हैं, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाने के दर पे हैं, हर वक्त उसके ऊपर गालम गलोच और नेगेटिविटी ये करते रहते हैं। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हैं जो आपको रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, उनको आप हर वक्त गालम गलोच और बदतमीज़ और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, और उनको भी ये हर वक्त अपने ख़िलाफ़ रखते हैं। ये इनकी अकल है टोटल, कि जो लोग पाकिस्तान की क्रीम हैं, जो आप ये कह लें कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, जिन्होंने आगे पाकिस्तान को चलाना है, जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बन सकते हैं, उनको ये लोग अपना दुश्मन बना के उनको कमज़ोर करने पे तुले हुए हैं। ये इन लोगों की अकल का आलम है। बहरहाल ये सारी कहानी है जी अभी तक की। लेट्स सी कि ये सारा मामला किस तरह ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।